नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम और ये सवाल हर किसी के जहन में है जिसका जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे हम। रामलला से जिन लोगों ने किया है धोखा, उनका कब होने वाला है इस्तीफा? एफआईआर की बात सुनी जा रही थी, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? एसआईटी की टीम जिसने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पहले बनाई, सैटरडे को वो पहुंचे थे, आपको मालूम है पिछले सैटरडे को जब वो लखनऊ वापस पहुंचे अयोध्या से अपनी जांच करने के बाद 2 दिन का वक्त लिया। ट्यूसडे को उन्होंने इसे अपने बड़े अधिकारी को सौंपा। उसके बाद क्या एसआईटी की टीम आगे की जांच करने के लिए वापस अयोध्या पहुंची या नहीं पहुंची? इस बीच और क्या घटनाक्रम चल रहे हैं और उनसे आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या कुछ भक्त और सामने आए हैं जिनको यह लग रहा है कि उनका चढ़ाया हुआ चढ़ावा ना जाने कहां गया, वहां तो नहीं है जहां वो सोच रहे थे? ये सब हम आज चर्चा में लाएंगे सामने, और साथ में ये भी कि राम के साथ धोखा किया क्यों गया, और जिन्होंने धोखा किया उसके संदर्भ में आज आपको मालूम है वीएचपी ने भी ये बात कही है कि कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या होने वाला है आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा होगी, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में से एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां विराजमान रामलला जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, उसी अयोध्या में उन्हीं के मंदिर में गड़बड़ी की बात सामने आई। एसआईटी ने जांच शुरू की। रामलला से धोखा करने वालों का इस्तीफा कब होगा, यह बड़ा सवाल है। इसी पर होने वाली चर्चा, ये खबर देखिए। आज की बहस असल में हम कर क्यों रहे हैं, पहले ये और उसके बाद आज के अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। ट्रस्ट के आरोपियों का इस्तीफा इसलिए लोगों के मन में है, और इसलिए वीएचपी ने भी सामने आकर अब यह बात कही है कि जल्द एफआईआर होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक जांच होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया। क्योंकि अब हर किसी के जहन में यह बात है कि अगर गड़बड़ी पाई गई है, जिम्मेदार लोग प्राथमिक रूप से चिन्हित हो गए हैं, तो अब देर किस बात की। इसलिए आज ये बहस की जा रही है कि इस्तीफा कब होगा, राम से धोखा करने वालों का इस्तीफा कब होने वाला है, दोषियों पर एफआईआर कब तक में दर्ज होगी, एसआईटी रिपोर्ट पर अभी तक एक्शन शुरू क्यों नहीं हुआ है, इस्तीफा नहीं होने से जांच पर असर, वो लोग तब भी पद पर रहे जिनको लेकर बातें चल रही हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कई चीजें इस दौरान जो सबूत हो सकते थे उनको इधर उधर किया गया हो? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर आगे अब क्या होने वाला है? क्या बहुत सारी चीजें जिनको इस पूरे मामले की कड़ियों के तौर पर देखा जा सकता है, क्या उनको नदारद भी पाया जाएगा? क्योंकि ये जो बीच का वक्त है बहुत क्रूशियल रहा जिसमें वो पद पर रहे। ये तमाम सवाल है, इन पर करेंगे बात। लेकिन यहां देखिए, चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं, सोर्सेस ये खबर दे रहे हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो सकता है, सोर्सेस से यह खबर भी आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा। कुछ लोगों पर एफआईआर हो सकती है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। वो लोग जिनकी भूमिका निर्विवाद रूप से स्थापित मानी जा रही है, उनको लेकर जांच शुरू हो सकती है। एफआईआर के साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आपको मालूम है कि करीब 150 लोगों से पूछताछ हुई है और 14-15 इसमें ऐसे दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ तो स्थापित रूप से ऐसा माना जा रहा है या तो उनकी संलिप्तता थी या उन्होंने लापरवाही की है, और अगर ऐसा है तो फिर उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर शुरू हो सकती है, जांच भी शुरू हो सकती है। और यहां 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ में यह सूचना आ रही है, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनका इस्तीफा जल्द हो सकता है। सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं, सोर्सेस से खबर तो आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक इस्तीफा हुआ क्यों नहीं है? अभी भी यह खबर आ ही रही है, यह पुष्ट नहीं है। क्यों है ऐसा? चढ़ावा चोरी मामले में इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है? चंपत राय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चढ़ावे की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। असल में पूरी निगरानी एक तरीके से देखा जाए तो सर्वे सर्वा वही थे। तो क्या उन्होंने निगरानी में लापरवाही की है? एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है, इस दौरान उनकी भूमिका क्या स्थापित हुई है, और क्या इसी आधार पर यह समझा जा रहा है कि उनको अब इस्तीफा देना ही चाहिए? अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। उनकी देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती थी, और उनकी निगरानी के बाद भी अगर दान चोरी हुई है तो क्या इसमें उनकी लापरवाही या संलिप्तता भी पाई गई है? रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप भी उन पर है कि उन्होंने अपने किथ एंड किन्स को, करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को नियुक्त किया, और इस वजह से भी ये घपले हुए। तो क्या इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, ट्रस्ट में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों के इस्तीफे जल्द होते हुए हम देखेंगे? क्या अब जिसको हम जल्द कह रहे हैं वो पहले ही विलंब हो चुका है क्या बहुत ज्यादा? अब जरा ये खबर भी देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में
ये खबर कि एफआईआर भी दर्ज किए जाने की तैयारी। तो एक तरफ इस्तीफा और दूसरी तरफ एफआईआर की तैयारी। किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज हो सकती है, सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। और ये कम से कम 6 से 7 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा सकती है नामजद तरीके से, क्योंकि जांच अब ये क्लियर इंडिकेट कर रही है कि किन लोगों की क्या भूमिका थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आधे दर्जन लोग करीब ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम लेकर मुकदमा लिखाया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके इस्तीफे हो सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर करनी है बातचीत। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से पहले एक दौर परिचय का। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका गुप्ता, जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल, आरएलडी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहने के लिए जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब इस मामले में, और इस मामले में क्या हर एक मामले में 2 टूक तरीके से जो विधि सम्मत है कहने के लिए जाने जाते हैं, बगैर लाग लपेट, हमारे साथ वो भी आज की इस चर्चा में। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर एक बार फिर खबरों के साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बताएंगे। पहले उन्हीं के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्या एफआईआर आज की तारीख में दर्ज हो जाएगी? क्या इस्तीफों के बारे में खबरें आज पुष्ट हो जाएंगी, या आपको लगता है कि अब क्योंकि 6 बज रहा है अब यह मामला कल पर गया? अभिजीत ठाकुर। से जब से एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी गई है, उसके बाद से ही लगातार यहां पर कयासों का दौर जारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो सूचना सूत्रों से हमें मिल रही है वो ये कि उनके पास अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाबत कोई तहरीर इस तरह की नहीं पहुंची है ट्रस्ट की ओर से, और जब तक ट्रस्ट की ओर से कोई तहरीर नहीं पहुंचती तब तक एफआईआर दर्ज कैसे होगी। तो ये हमें जानकारी अभी तक मिला है कि अभी के समय तक भी ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई है। और अगर बात करें तो ऊपर से भी कोई आदेश इस तरह का नहीं आया है कि अब जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि इस बात की बहुत संभावना अब हो जाती है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन कब दर्ज की जाएगी ये समय बताना मुश्किल है, क्योंकि एफआईआर तो आखिरकार ट्रस्ट में चोरी हुई तो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने की बात करनी होगी, उन्हें ही शिकायत देनी पड़ेगी, औपचारिक शिकायत उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। तो इस बात का हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार ये एफआईआर दर्ज करने की मांग कही जा रही है, वो अपनी बात भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और इस्तीफा तो देरी किस बात की आखिरकार हो रही है? जहां तक बात देखिए, हालांकि बहुत लोग इस बात का खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि चूंकि जिम्मेदारी लेनी होगी, अगर कार्रवाई होगी, अगर एफआईआर होगी तो आगे चल के जो अगला कदम उसका होता है वो है जिम्मेदारी का। तो जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? जो पद पे बैठे हुए हैं, जिनके जो कि उच्च पदों पे बैठे हुए हैं ट्रस्ट में, उनकी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही की बात तो दबी जुबान से ट्रस्ट के जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि लापरवाही बेशक हुई है। हालांकि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बेईमानी का आरोप उनके ऊपर बेशक नहीं लग सकता है, उनके छवि को बेदाग भी बताया जा रहा है, लेकिन अगर लापरवाही हुई है तो फिर जिम्मेदारी भी तय होगी, और यदि जिम्मेदारी तय होगी तो पद से हटना भी पड़ेगा। यहां तक कि पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एसआईटी पारदर्शी जांच कैसे करेगी जब तक पद पर लोग कायम रहेंगे जो संदेह के घेरे में। अभिजीत, ये खबर भी आ रही है कि जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभाया। जी अभिजीत, क्या पीएमओ की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश जी की तरफ से कहे जाने के बाद पीएमओ की तरफ से भी जानकारी मांगी गई थी? ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में जो वित्तीय लेखा जोखा है वो जानकारी दी जाए, लेकिन ट्रस्ट ने बीते दिनों ये कहकर जानकारी नहीं दी थी कि अभी तो एसआईटी जांच चल रही है, वो दस्तावेज और वो जानकारियां नहीं दी जा सकती। क्या ये बात भी सामने आई है? बिल्कुल, ये पदाधिकारियों की तरफ से ही जानकारी सामने आई है और उसके बकायदा पत्र जो है वो जारी किए गए हैं कि जब पीएमओ को बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद प्रशासन के पास वो लेटर आता है, उसके बाद उसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने ट्रस्ट से इसके बारे में जवाब मांगा, लेकिन ट्रस्ट की ओर से वो डिटेल्स जो इसमें मांगे गए थे, चाहे वो चंदा हो, चढ़ावा हो, आभूषण हो, तमाम डिटेल्स जो मांगी गई थी डॉक्टर रजनीश, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप बताते हैं उनकी तरफ से, तो ट्रस्ट की ओर से उसमें जवाब ये कहते हुए नहीं दिया गया कि अभी एसआईटी की जांच प्रचलित है और ऐसे में कोई भी डिटेल हम साझा नहीं कर सकते। ये खबर अपने दर्शकों को एक बार बता देता हूं। अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटूंगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यह बड़ी खबर है। पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से जानकारी मांगी थी
और डीएम के जरिए यह जानकारी मांगी गई थी। बीजेपी नेता रजनीश सिंह के पत्र पर यह संज्ञान लिया गया था पीएमओ की तरफ से। ट्रस्ट ने एसआईटी जांच का हवाला देकर जानकारी नहीं दी थी। अभिजीत ने अभी यही खबर कंफर्म की है कि हां ऐसा हुआ था। अब पीएमओ जानकारी मांग रहा है अगर, तो उनको यह कहा जा रहा है कि एसआईटी जांच चल रही है, अभी जांच नहीं दी, इस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। एफआईआर के मामले में यह कहा जा रहा है कि ये अगर तहरीर जो है, वो शिकायत जो है अगर ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस्तीफों के बारे में ये कि ये चल तो रहा है अंदर, लेकिन इस्तीफा हुआ है, होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर कभी कोई स्थापित खबर अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में मैं विक्रम सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। विक्रम सिंह साहब, क्या इसके बाद भी एक जो बात कही जाती है कि बीएनएस की धारा 173 है, जो अभी पहले सीआरपीसी की धारा 154 थी, जिसके तहत सुओ मोटो भी रजिस्टर की जा सकती है एफआईआर, क्या इतना सब होने के बाद भी अभी इस अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता क्या? दिनेश जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग बहुत दिन से कदाचित 13 जून से गोल गोल घूम रहे हैं और किसी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि एफआईआर का, जैसे आपने कहा, वो लोकल पुलिस भी कर सकती है, कोई कर सकता है, एक कांस्टेबल भी कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे अंदर कुछ अनिवार्यताएं हैं। यहीं पर जब रामलला का प्रागट्य हुआ था तो एक कांस्टेबल ने एफआईआर लिखाई थी 1949 में, एक कांस्टेबल जो मुद्दा ये उस केस का। और आज हम देख रहे हैं जब तक एसआईटी के लोग बड़े ईमानदार और निष्कलंक और निष्पाप हो, वो सब परम पूज्य है, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम निवेदन है। लेकिन अगर खलतमल्त हुआ है, चोरी आपकी नाक के नीचे हुई है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज और परिणाम भोगने के लिए अब तैयार रहिए। और जितना आपकी एसआईटी बनने में आज तक विलंब हुआ, आपने प्रारंभिक संबोधन में स्पष्ट किया था, साक्ष्य को मिटाने में, माल को इधर उधर करने में, लोगों को हमवार करने में, गवाहों को हॉस्टाइल पक्षधो कराने में, ये सब कुछ संभव था। अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा, लेकिन हम अगर गंभीर होते तो पहले दिन हम प्रथम सूचना पंजीकृत कराते। तो ये जो कहा जा रहा है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, अगर सप्लीमेंट्री बाद में ऐसा होता कि एफआईआर लिखी जाती और एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखी जाती तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती, इत्यादि इत्यादि, ये सब जो बातें कही जा रही हैं सर, मतलब इसका यह है कि अगर शुरुआत में ही एफआईआर के बाद ये जांच इनिशिएट हुई होती तो जांच करने वाली समिति के पास सर्च सीजर वाले अधिकार होते और ये स्थितियां नहीं बनती जो अभी हैं। आपने मौलिक प्रश्न कर दिया। एसआईटी के पास सर्च सीजर के अधिकार नहीं है, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट के अधिकार नहीं है, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन लगाने के अधिकार नहीं है। आपने दरअसल किस परिस्थितियों में एसआईटी दाखिल की? हमारे आप क्या ये बताइए, लाखों केसेस देश में कायम होते हैं, क्या सबके पहले एसआईटी लागू होती है? कहां पर आप जांच करने का अधिकार है, ये बीएनएस पे स्पष्ट किया है। और उसके बारे में रीजनेबल टाइम आपका 24 घंटे हो सकता था, मान लिया, लेकिन 24 का जिस वक्त 25वां घंटा लगा, आप मान चले आपने प्रकरण के साथ अन्याय किया, आपने वो कर दिया जो आरोपी थे उनको लाभ मिला। एफआईआर में कहीं नहीं लिखा, एफआईआर में ये भी लिखा है, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी भी सूचना है 1 लाइन 2 लाइन की, इस तरीके से मामला गड़बड़ हुआ और इसमें वहां के जो संचालक मंडल है वो संदेह में है, नाम आप जानते लिखा दीजिए, बाद में नाम विलुप्त भी हो जाते हैं, नहीं तो कहते इतने लोग ये, और उसके बाद कुछ अज्ञात। लेकिन कुछ न लिखाना ये दिखाता ये है कि कानून की जानकारी तो है, लेकिन आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप एफआईआर लिखा सकें, क्योंकि प्रकरण इतना बड़ा है कि एफआईआर लिखाने के लिए ये कोई भी लिखा सकता है। आपने बिल्कुल कहा, सुओ मोटो थाना अध्यक्ष लिखा सकता था, कुछ नहीं तो वहां के जो अधिकारी हैं वो लिखा सकते थे। लेकिन अगर हमने एसआईटी बनाई है तो मैं समझता हूं कि मामले को लंबा खींचने में इसका और कोई अभिप्राय नहीं। ये बहुत बड़ी बात विक्रम सिंह साहब की तरफ से कही जा रही है कि सुओ मोटो भी एफआईआर लिखाई जा सकती थी, कोई भी एफआईआर इसमें लिखा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले को डील करते हुए जिस नैतिक साहस की आवश्यकता है वो नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसको डिले और डाइल्यूट करने के लिए एसआईटी इस तरीके से बनाकर और जांच की शुरुआत की गई। अब मेरे साथ 2 स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं, और सबसे पहले मैंने एक पॉलिटिकल राय इसलिए ली है, डीजीपी रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनसे इसलिए बात की है ताकि कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है इसका आरोप ना लगे। इसीलिए मैं अब पहले जाना चाहता हूं रोहित अग्रवाल जी के पास, जो कि स्पोक्स पर्सन है आरएलडी के, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ महत्वपूर्ण सहयोगी, और विजय शंकर तिवारी जी के पास इसके बाद जाऊंगा क्योंकि वीएचपी की तरफ से उनके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लिखी जानी चाहिए। तो इंतजार किस बात का है? क्या ये पहलकदमी वीएचपी की तरफ से भी हो सकती थी? ये बात लेकर
मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा, लेकिन जरा पहले मैं समझता हूं इसको रोहित अग्रवाल जी से। रोहित अग्रवाल जी, देखिए इसमें बहुत बहुत ग्लेयरिंग तरीके से कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि जिनको शायद खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता का तकाजा दिखाकर उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। इस्तीफे की बातें चल रही, इस्तीफा हुआ नहीं है और एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। उधर अब सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा एसआईटी का। लोगों को लग रहा है ये डिले एंड डाइल्यूट करने वाले टैक्टिक्स हैं। देखिए दिनेश जी, यहाँ पे करोड़ों राम भक्तों की आस्था का विषय है। यहाँ पे विषय है उन करोड़ों राम भक्तों का जो सनातनी भगवान में आस्था रखते हैं, और ये आरोप सिर्फ और सिर्फ खाली बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। ये भी कहना इसलिए यहाँ पे लाजमी हो जाता है कि कल कहा जा रहा था काकभूषुंडी जी की मूर्ति गायब हो गई, आज दिखाई पड़ रही है। आपके पत्रकार ने मुझे लगता है देख ली होगी अभी तक नहीं, लेकिन उसका जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू भी है सर, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया है कि वो कार सेवकपुरम में चंपत राय जी जहां रह रहे थे वहां से मिली है। मिली कहीं से नहीं है, वहां पे पूजन स्थान पे रखी हुई है और वहां पे उसकी डेली पूजा होती है। कार सेवकपुरम में पूरी तरीके से साफ है। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब जन्मभूमि में अंदर वो सामान जो वहां से बाहर कर दिया गया था ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको कार सेवकपुरम से मिल गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो सर देखिए इसमें गुंजाइश है ना, मैं ये कह रहा हूं, इसमें संदेह की गुंजाइशें बन रही हैं सर। बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, देखिए दिनेश जी, एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगा कि जिनको सीधे सरे से आप गुनहगार बता रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जहां पे अरबों खरबों रुपए का चंदा लोग देने को तैयार थे। और इनका खुद का बयान है आर्काइव में, जब इन्होंने कहा कि भैया बस करो, राम मंदिर के लिए जितना हमें चंदा चाहिए उससे ज्यादा चंदा आ चुका है बनाने के लिए। ना कहा ना हम कह रहे हैं अब हमें और नहीं चाहिए। आप ऐसे परिस्थितियां कह रही हैं विपक्ष जो इन्वेस्टिगेशन सर हम नहीं कह रहे हैं, आपने कहा आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ये बात सही है। अब यहां मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी, उनके साथ अभी 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूं। उन्होंने कहा और नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि वो निष्कलंक हैं, चंपत जी जैसे ही नाम लिया मैंने उनका। विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि जिस आदमी का अपना बैंक अकाउंट ना हो, जिसके पास कोई अपनी गाड़ी वाहन ना हो, इस तरह का त्यागी और समर्पित जो व्यक्ति है, उसके ऊपर कहने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन आज वही वीएचपी क्या कह रही है, ये देखिए जरा। अयोध्या में आज चली वीएचपी की बड़ी बैठक, ये खबर देखिए। वीएचपी के 5 बड़े सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बड़े फैसलों पर मंथन हुआ, सोर्सेज बता रहे हैं। करीब 2 घंटे तक चली वीएचपी की ये बैठक। अब जरा अगली खबर भी आपको दिखाता हूं। तो वीएचपी की बैठक अयोध्या में हुई। विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या मांगे रखी हैं, वो जरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने रख रहा हूं। चढ़ावा चोरी पर वीएचपी ने क्या कहा है कि फौरन एफआईआर अब रजिस्टर होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, यह वीएचपी की तरफ से कहा गया है। वीएचपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, जांच तेजी से आगे बढ़ाई जाए, ये धीरे धीरे करके जांच ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। वीएचपी खुद भी समझ रहा है। अब जरा देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। वीएचपी इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अब ये न सिर्फ बहुत जल्दी कार्रवाई हो, बल्कि बहुत तेजी के साथ इसकी सुनवाई हो और जो दोषी पाए जाएं उनको सजा मिले। ये बात विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अब खुद कही जा रही है। आपके सामने ये जो मैंने बातें रखी हैं, खुद वीएचपी के हैंडल से जो बात कही गई है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें उदित होते हुए सूर्य के साथ भगवान राम की का ये मंदिर जो है वो भी है और साथ में ये मांगे भी हैं। एफआईआर शुड बी फाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन बी एक्सपीडिएटेड, फास्ट ट्रैक कोर्ट टू टेक अप द मैटर ऑन डे टू डे बेसिस एंड गिल्टी पर्सन्स टू सफर देयर पनिशमेंट। अब ये जो बातें कही जा रही हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही जा रही हैं। तो आप जो ये बात कह रहे थे अभी सर कि ये आपने कहा, एक्चुअली हमने नहीं कहा। अभी इस समय की तमाम बातें और जो स्थितियां परिस्थितियां मैं आपके सामने रख रहा हूं और अब मैं विश्व हिंदू परिषद का ही इस समय का रुख ले लेता हूं। सर, क्या पहले इन्वेस्टिगेशन जब इनिशिएट हुई उस दौरान तक आप लोग ये मान रहे थे कि ये लोग नहीं कर सकते ऐसा, और इसीलिए वो स्टेटमेंट्स भी थे जो हम सुन रहे थे, और अब जब ये आ रहा है कि वो लोग या तो संलिप्त माने जा रहे हैं या पाया जा रहा है कि वो लोग उनकी तरफ से लापरवाही हुई है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर फौरन होनी चाहिए और तुरंत अब इसमें सुनवाई होनी चाहिए? सर दिनेश जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो ही ये चढ़ावे की बात आई और चढ़ावे के निकलने की बात आई, तो सबसे पहला काम ट्रस्ट की ओर से चंपत जी ने ये
उत्तर प्रदेश सरकार से कहा इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, ताकि इसका दायरा कहीं व्यापक है, बड़ा दायरा है। और स्वाभाविक है, जब ट्रस्ट के उस मंदिर के खिलाफ ये एसआईटी जांच बैठी है तो उसमें सब लोग आ रहे हैं, तो स्वयं भी उन्होंने अपने को उस बीच में रखा था। अभी जब माननीय आलोक जी ने कल शाम को ये कहा और ये स्टेटमेंट दी कि अब चूंकि एसआईटी जांच हो गई है, यहाँ आकर सबसे पूछताछ हो गई है, वो नाम चिन्हित हो गए होंगे, अब देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिन्हित हो गए होंगे नाम, तो उन चिन्हित नामों पर एफआईआर तुरंत दर्ज कराना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निपटारा होना चाहिए। और जो पापी हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और एक बात और मैं बोलता हूँ, हम लोग वो हैं जो 35 साल तक आंदोलन करते रहे, हम लोग वो हैं जो सुबह से शाम तक इस काम के लिए लगे रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू समाज पूरा का पूरा आहत है, सबको कष्ट है, हम लोगों को कितना कष्ट होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जितनी जल्दी दोषी पकड़े जाएं और दोषी पकड़ करके उनको जेल में डाला जाए, उनको कड़ा दंड दिया जाए, ताकि हिंदू समाज के मन में जो व्याप्त क्लेश है उसको दूर किया जा सके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विजय शंकर तिवारी जी, आप और पूरा सनातन समाज इस बात से दुखी और आहत है कि राम जी के इतने बड़े मंदिर में ये कैसे हो गया, लेकिन क्या आज आप लोग इस बात से और आहत हैं कि आपके बड़े पदाधिकारी रहे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ये इशारे मिल रहे हैं? नहीं, हमें कोई इशारा नहीं मिल रहा। एसआईटी की जांच अभी बंद डिब्बे में है, हमें कोई इशारा नहीं है। हम तो केवल एक दृष्टि से कि जी एसआईटी जांच हो गई है, जो नाम आपने चिन्हित कर लिए होंगे, सारी जांच पड़ताल कर ली, कौन कौन है सबसे पूछताछ कर ली, अब तो चिन्हित हो गए होंगे, तो अब देर किस बात की है? अब जो भी हो उसके खिलाफ एफआईआर जांच करिए, एफआईआर दायर करिए। नहीं तो अगर ऐसा है, अगर कोई इशारा नहीं है और बंद डब्बे में जांच है और आप केवल ये कह रहे हैं कि क्योंकि नाम चिन्हित हो गए होंगे इसलिए आप इसको जल्दी कीजिए, नहीं बिल्कुल, तो ये बात तो आप जांच जब कही गई, प्रस्तावित की गई कि ये जांच, ये निवेदन किया गया कि एसआईटी इस मामले में बनाई जाए और जांच करे क्योंकि ये व्यापक लग रहा है मामला, उसी समय आप ये बात कह सकते थे कि अब मामले को फास्ट ट्रैक में किया जाए और जो दोषी हैं वो उनको... नहीं, लेकिन कैसे कह सकते थे? दोषी कैसे चिन्हित करते? कोई पूछताछ तो करता ना। जब जांच एजेंसी ने पूछताछ करती है तो उसकी एक टेक्निक्स है। विक्रम जी बैठे हुए हैं और उन सब के पास दायरे में किसको लेना किसको नहीं लेना, हम तो सब सामाजिक लोग हैं। अगर कोई एजेंसी तो होगी जो जांच करेगी, जब जांच एजेंसी जांच करेगी तो उसको पता है कैसे जांच करनी है, कैसे क्या प्रश्न पूछने हैं, कैसे उनको दायरे में लेना है, इसलिए चिन्हित कर लिया होगा उन्होंने और चिन्हित कर लिया है। यही बात तो तब भी कही जाती है जब एफआईआर के बारे में बात होती है कि पहले होती तो किसके खिलाफ होती, तो हम किसके खिलाफ एफआईआर होती? ऐसा लगता है जैसे अज्ञात लोगों के खिलाफ तो कभी एफआईआर लिखी नहीं गई है। ये क्या कई चीजें ऐसी हैं जो ये जब कही जाती हैं तो उसमें दोनों तरफ की गुंजाइशें हैं, जैसे अभी विजय शंकर जी कह रहे हैं, उसमें गुंजाइश निश्चित रूप से है कि पहले अगर गड़बड़ी प्रतीत ही नहीं हो रही थी तो क्या करते, जब प्रतीत हुई तो खुद करने की कोशिश की, लगा व्यापक है तो इसको फिर ये निवेदन किया गया कि इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए। लेकिन उस वक्त तक ये पता ही नहीं था कि गड़बड़ है तो किस स्तर की है और कौन लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, तो किनके खिलाफ एफआईआर दी जाती। इसको लेकर अब मैं जाता हूं, जरा शामिल करता हूं समाजवादी पार्टी को। और धर्मेंद्र यादव जी, आप लोग ये कहते हैं लगातार कि हमने इस मामले पर एक तरीके से विसिल ब्लोअर का काम किया, हमने सबसे पहले आकर लोगों को ये बताया कि वहां ये चल रहा है, इस वजह से ये सब शुरू हुआ। और इधर ये कहा जा रहा है दूसरी तरफ कि जब अंदर की गड़बड़ियां पता चली तो फौरन ही एसआईटी बनाई जाए, ये निवेदन कर दिया गया। इस पर आपका क्या नजरिया है? दिनेश जी, जो इस मसले का कानूनी पहलू था वो पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज भगवान राम के मुद्दे पर गायब है यहाँ से, तो इसकी भूमिका भी संदिग्ध इसलिए हो जाती है, मुझे लगता है कि जो आपके चढ़ावा का चोरी का शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी बंटवारे में ना लगी हो कहीं। कानूनी पहलू जब ये था कि भाई एफआईआर पहले हो जानी चाहिए थी, अब सवाल ये उठ रहा है किसके खिलाफ हो जानी चाहिए थी? अज्ञात के खिलाफ। पूरे राम मंदिर ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं वो सारे अज्ञात हैं, किसी के बारे में जानकारी नहीं है। क्या सबको शामिल नहीं कर लेना चाहिए था और एफआईआर कर देना चाहिए था, उसके बाद एसआईटी बनानी चाहिए थी? उसके बाद एसआईटी जब जांच कर रही है, जो जिन पे आरोप लगा हुआ है, आरोपी भी उसी मंदिर में रह रहे हैं, आरोपी ही कागज पकड़ा रहे हैं, आरोपी स्ट्रांग रूम की चाबी लेके घूम रहे हैं, आरोपी ही वहां पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं,
तो जांच निष्पक्ष कैसे मानी जाएगी एसआईटी की? ये सवाल एक दिन मैंने पूछा था, क्योंकि ये 3-4-5 दिन हो गए जब लगातार हम इस विषय पर मैं आपको बीच में एक रिबटल दे रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी। ये मैंने पूछा था पद में रहने वाली बात, तो जो जवाब मिला था वो ये मिला था कि अगर इस मामले में कोई नैतिकता के आधार पर, आज का जमाना ये हो गया है कि अगर कोई खुद पद छोड़ना भी चाहे तो शुरुआत में ही लोग ये उंगलियां उठाने लगते हैं कि देखो इन्होंने गलत किया था इसीलिए ये छोड़ के भाग रहे हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं ना, ये इतनी सामान्य बात नहीं है। कितने करोड़ करोड़ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था से जुड़े हुए हैं, इस बात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। अब इतनी छोटी बात नहीं थी, कोई सामान्य बात थी कि अगर उनका नाम आ जाएगा, इस्तीफा दे देंगे तो उनकी नैतिकता खत्म हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके मर्यादा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को माता सीता के बारे में किसी तीसरे चौथे आदमी ने आके कुछ बोला था, और उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उस समय कोई वीडियो फुटेज नहीं था, उस समय कोई फोटोग्राफ्स नहीं थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंदर नैतिकता थी और एक आदर्श था और एक मर्यादा थी, उनका पालन किया उन्होंने। किसी से नहीं कहा कि अभी मैं सही हूं या माता सीता सही है, लेकिन उन्होंने इस समाज में और देश में उस आदर्श का पालन करा और लोगों को बताया कि मेरे आदर्श क्या हैं, और उसके आदर्श पर चलने का ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद एक छोटे से पद का इस्तीफा नहीं कर सकते, पद का त्याग नहीं कर सकते। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप क्या ये बात मानते हैं धर्मेंद्र यादव जी? माता जी के एक कहने सवाल के बाद मैं आपसे ये भी नहीं, आप लिए महत्वपूर्ण दृष्टांत दे रहे हैं। ये दृष्टांत मैं खुद अपनी बातचीत में दे चुका हूं, जवाब इस पे लेने की मैंने चेष्टा की है, लेकिन एक बात आप और भी मानेंगे क्या कि अगर उस समय भगवान राम और माता सीता का युग जो था, उस युग में जो जनता या लोग भी थे वो भी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग थे, तो उनकी तरफ से आने वाले आरोपों को भी उसी तरीके से लिया जाता था। क्या ये बात भी आप मानते हैं? दिनेश जी, आपकी बात को अगर मैं सही भी मान लूं तो आज हम उस मुहाने पे खड़े हो गए हैं जब विश्व हिंदू परिषद के लोग खुद कह रहे हैं कि अब एफआईआर हो जानी चाहिए, जांच तेज हो जानी चाहिए। यानी हमारी क्रेडिबिलिटी तो आज बीएचपी ने उस पर मोहर लगाई ना। हमारी चिंता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग आज मान रहे हैं ना। जो बात हम 13 दिन पहले से कह रहे थे, आज आप वो मान रहे हो, इसका मतलब आपकी मिली भगत है उसमें। तो आपको क्या लगता है तब क्यों नहीं मान रहे थे? तब क्यों नहीं मान रहे थे और अब क्यों मान रहे हैं? तब अगर इसलिए नहीं मान रहे थे कि जांच नहीं शुरू हुई थी, तो जांच, जैसा कि आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों का तो इंटरवेंशन आज भी वहां है और जो एसआईटी है वो असल में उन्हीं की बनाई हुई है, तो ये इसलिए इनकी उस पर भरोसा नहीं हो सकता। तो अगर आज भी वो कह रहे हैं तो एक तरीके से वो तो खुद ही होके आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं वो तो डब्बे बंद जांच में सब रखा हुआ है, उनको कुछ पता तो है नहीं। तो आज भी अगर वो कह रहे हैं तो एक तरीके से वो किसी भी तरीके के संदेह से दूर होना चाहते हैं, इसलिए जांच की बात कह रहे हैं। दिनेश जी, कानूनी पहलू पर तो पूरी तरह से एसआईटी फेल है। एफआईआर नहीं लॉन्च की गई, इसका मतलब आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। मैं तो बार बार नैतिकता की बात कर रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा की बात कर रहा हूं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आप मानते हैं और उनको जीने की बात कहते हैं, तो आप एक पद से इस्तीफा नहीं दे सकते क्या? आप इतने बड़े त्यागी हैं, नैतिकता वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है, आपने बहुत संघर्ष किया और आप पर इतना बड़ा आरोप लग गया और आप एक पद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका जी के पास भी अब मैं जाना चाहता हूं। प्रियंका जी आज जो सबसे 10 सेकंड दिनेश जी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। कहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जब तक इस सृष्टि और ब्रह्मांड में रहेंगे, इस देश और ब्रह्मांड के सनातनी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले और उनके भक्त, इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गर्भगृह में बैठ करके चढ़ावा चोरी करे। उसकी नैतिक पतन समझ लो पाताल के भी नीचे पहुंच चुकी है और इसका कोई क्षम्य नहीं है। इस पाप का कोई माफीनामा नहीं हो सकता। इस पाप के लिए नहीं, अगर आपकी बात मानूं मैं, कोई छोटी सजा है। ये जो आप धर्मेंद्र जी आप ये कह रहे हैं, आपने 10 सेकंड कहा था सर, करीब 40 सेकंड से ज्यादा हो रहे हैं। आप वापस नहीं कर सकते। सुनिए ना, लेकिन अगर मैं आपकी बात मानूं तो फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप तो संस्थानों का नाम ले लेके ब्लेम करने लगे। तो अगर संस्थानों से जुड़े हुए कुछ लोग कहीं गलत कर रहे हैं, तो क्या फिर पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम किया जाना चाहिए? और क्या ये सब पर लागू होगा, आप पर भी लागू होगा क्या? ये भी मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। लेकिन प्रियंका जी के पास जाना चाहता हूं। प्रियंका जी, जांच
हो गई, एक राउंड हो गया और ये पता लग रहा है कि इसमें कुछ लोग लिप्त हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, तो एफआईआर होनी चाहिए और इस्तीफे की भी बात चल रही है। अब मामला ट्रैक पर है। देखिए दिनेश जी, ये बड़ा दुखद है कि आज हम नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो मंदिर का जो धन है, मंदिर का जो चढ़ावा है, वो चोरी हो चुका है, पर चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया, चोर अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, चोर से चोरी किया हुआ सामान वसूला नहीं गया। तो ये एक हिंदू समाज जो है पूरा, जो कहना चाहिए बहुसंख्यक है, और वो पूरे भावनाओं के साथ जब वो चंदा या चढ़ावा अर्पित करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या अपनी अय्याशी करिए। वो जो भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, वो भगवान के ही उत्थान के कार्यक्रम में लगना चाहिए, गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम में लगना चाहिए। पर जिस तरीके से यहाँ चढ़ावे के एवज में, जिस तरीके से जो लोग चढ़ावा चोरी कर रहे थे, उन्होंने तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। अभी तक उन प्रॉपर्टियों को जब्त क्यों नहीं किया गया है? मैं तो आश्चर्यजनक है कि जिस व्यक्ति की सैलरी 14,000 या 18,000 रुपए है, वो व्यक्ति करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर बैठा है, पर कोई पूछने वाला नहीं। आखिर आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ बनता क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात, सवाल तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से कागभूषणी मिल गई है, उसी तरीके से अन्य भी जितने जेवरात चोरी हुए हैं वो भी मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि एक एक जेवरात, एक एक चांदी की शिला का वसूली की जानी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इन पापियों को। और दूसरी चीज है, आप कह रहे हैं कि पीएमओ से भी जो है मांगा गया है कि जो है जितना भी लेखा जोखा है वो आप ट्रस्ट से मांगा गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये खानापूर्ति, ये दिखावा चल क्यों रहा है? आखिर पीएमओ इतना जो है असहज और इतना असहाय क्यों है कि आज पीएमओ जानकारी मांग रहा है, पर पीएमओ को भी जानकारी ट्रस्ट नहीं दे। ट्रस्ट इतना शक्तिशाली हो गया है, ट्रस्ट में है कौन? वही चार चोर तो बैठे हुए हैं, गोपाल राव है, अनिल मिश्रा है, चंपत राय है, और उसका वो प्यादा टिन्नू है। तो ये चार लोग इतने बलशाली हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि आज की डेट में प्रियंका गुप्ता जी, आपको लगता है? प्रियंका जी देखिए, जवाब नहीं मिल रहा। नहीं देखिए, और चंपत राय की कहानी तो बड़ी निराली है। प्रियंका जी जब खबरें आती हैं और आप तक कई तरीके से पहुंचती हैं, कई बार पुष्ट तौर पर पहुंचती हैं, कई बार अपुष्ट तौर पर पहुंचती हैं, कई बार सोर्सेस आपको बता रहे होते हैं, फिर वो खबरें स्थापित होती हैं। आप ये जो सर्टिफाई कर रही हैं, नाम लेकर साथ में एक विशेषण जोड़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी इंतजार किया जाना चाहिए? अब जब सब कुछ शुरू हुआ है तो यह स्थापित भी होना चाहिए कि कौन क्या है। आप बेशक ये कह सकती हैं कि इस जांच पर भरोसा नहीं है, इससे स्थापित हो रहा है, हमको अकीदा नहीं है, ये जांच होनी चाहिए, लेकिन आप नाम के साथ विशेषण अभी जोड़ दें, क्या ये ठीक होगा? मैं आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा, लेकिन आज देर शाम मैं उसको जवाब दिए देती हूँ। आप बोलिए। अच्छा तो 15 सेकंड में दीजिए क्योंकि टाइम एकदम कम बचा है। दिनेश जी ये बताइए, जब 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में ट्रस्ट को बेची जाती है, उसकी रजिस्ट्री चंपत जी के नाम पे होती है, सारे प्रूफ आपके पास है, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं है कि चंपत से एक सवाल पूछ लिया जाए। जब प्रूफ के साथ में ये सबके सामने है, पूरे देश के सामने, उसके बाद भी सरकार चुप है, पुलिस चुप है, चुप है। महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट टेकन। आप ये कह रही हैं कि सबके सामने इतना ग्लेयरिंग है, इसमें और आप किस सबूत की जरूरत है? लेकिन आज देर शाम अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, एक बार फिर से अपने काम को रिज्यूम कर सकती है। कल से एसआईटी फिर से जांच शुरू कर सकती है। एसआईटी ने 23 जून को सौंपी 21 पन्नों की रिपोर्ट और कल से फिर से ये जांच शुरू हो सकती है। अब ये पन्नों को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है, कई बार 70 कहा जा रहा है, कई बार 140 और कई बार ये 23 पन्ने कहला रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ये बड़ी खबर देखिए, संजय सिंह ने एसआईटी को गड़बड़ियों के सबूत सौंपे। अभी प्रियंका जी इसी का जिक्र कर रही हैं, ये तो सामने है और सबूत ऐसे हैं कि उनको ले जाकर दे दिया गया है जांच टीम को। विजय विश्वास पंत जी को ये दे दिया गया आज मिलकर संजय सिंह की तरफ से। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, संजय सिंह ने कहा। एसआईटी के अध्यक्ष ने एक्शन का भरोसा दिया है। संजय सिंह ने यह भी कहा जमीनें कहां खरीदी गई इसकी जांच होनी चाहिए। 1000 गुना तक ज्यादा कीमतों में जमीन खरीदी गई हैं ट्रस्ट की तरफ से, ये बात भी कही गई है। अब जरा देखिए राम मंदिर ट्रस्ट पर संजय सिंह की तरफ से क्या आरोप लगे हैं। जमीन खरीदने में गड़बड़ी हुई है, संजय सिंह ने यह बात कही है। ट्रस्ट ने जमीन की खरीद की है और बाजार से महंगे दामों में यह जमीन खरीदी गई है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ रुपए में खरीद डाला गया और इस तरीके से कई गुना, और यहां तक कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें 1000 गुना तक ज्यादा कीमतें चुकाकर ये जमीन खरीदी गई हैं। ये ग्लेयरिंग सबूत है अपने आप में, विजय शंकर जी कहा जा रहा है। और इसके बाद अब किस चीज की जरूरत रह जाती है? नहीं देखो, यही संजय सिंह जी हैं। जब उस समय हमने बार बार हम कहते थे आप एफआईआर करवाई जाकर, एफआईआर करवाने नहीं गए, दस्तावेज लेकर भी नहीं। आज दस्तावेज लेकर गए, लेकिन इनके दस्तावेजों को एक बार अन्वीक्षण होने दीजिए, इसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करना उचित रहेगा। और एक बात मुझे पता है कि जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, कोई
सारी की सारी चेक के द्वारा हुई हैं, सारी लीगल हुई हैं, जितनी सिर्फ इतना नहीं है सर, नजूल की जमीन बेच दी गई। अब इसमें तो उस दिन मेरी सुरेंद्र जैन जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा यह किया गया है तो गलत किया गया है और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं भी उसी स्टैंड पर कायम हूँ। हाँ। मैं भी उसी स्टैंड पर कायम। अच्छा, अब देखिए यहाँ चढ़ावा विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का क्या बयान आया है। जो व्यवस्था में थे वही जांच भी कर रहे हैं, चोरी करने वाले ही जांच कर रहे हैं, तो फिर कैसे जांच में कुछ भी सामने आएगा। जो वहां व्यवस्था में था वही जांच भी कर रहा है, वही चोरी करे वही जांच करे। ये फार्मूला आप लोग लेकर के आए हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कहना है। अरे भाई, जब वहां पर पहले से व्यवस्था में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है तो वो जांच वही क्यों करेंगे। ये जो एक मसला है, एक तो ये हो गया एफआईआर और इस्तीफे के संदर्भ में तो हमने बात की, लेकिन विक्रम सिंह सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, किस तरह की जांच होगी तो संदेह से परे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच तो फिर सीबीआई के करने पर भी सवाल उठ जाते हैं। सवाल उठाने के लिए अगर हम केवल आस्किंग क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन तो इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं डीजीपी हूं, मेरे अधीन 1500 थाने हैं, एक थाने में बलात्कार थानाधीश कर देता है और मैं उसकी जांच कराऊं तो मैं जांच नहीं कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा और मैं ही फांसी पे चढ़ाऊंगा बलात्कारी को। आप पहले ये देख लीजिए मेरी कुछ संलिप्तता है कि नहीं। लेकिन जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बन सीम टू बी, पहले एफआईआर कराइए, दोषियों जितने भी उनको टांग दीजिए। सर, समय यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं। ये जाहिर है ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। लेकिन विक्रम सिंह साहब ये भी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अगर आरोप ही लगाना है तो आप किसी भी तरीके की जांच पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि अगर इंटीग्रिटी है तो एक कांस्टेबल भी वो कर सकता है जो उसको करना चाहिए असल में विधि सम्मत तरीके से, और नहीं करना है तो फिर किसी भी तरह की जांच कोई भी अधिकारी कुछ नहीं करता है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का महत्वपूर्ण वक्त निकालकर मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या एफआईआर की खबर कल तक आ जाएगी? क्या इस्तीफों के संदर्भ में भी कल का सुबह ये भी खबर लेकर आएगा? वीएचपी ने तो कह दिया है होना चाहिए जल्द से जल्द जांच। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।